नदीम साहब, अभी आपको पता है कि कुछ रोज कबल केयर टेकर सेटअप को, केयर टेकर हुकूमत को वो एम्पावर किया गया थ्रू लेजिस्लेशन। और कल आपको पता है कि एक असेंबली जो है वो प्रीमेच्योरली डिसॉल्व कर दी जाएगी, जिस हवाले से वजीर आजम भी समरी जो है वो सदर साहब को भेज देंगे। लेकिन जितनी इस दौरान लेजिस्लेशंस देखी गई, जिस तरह से बुलडोज होने का एक तासुर नजर आया, इतनी अनगिनत लेजिस्लेशंस, आपको इसमें ऐसी कोई लेजिस्लेशन नजर आती है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो या फिर मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए हो, कि जिससे हम इकोनॉमिक एक स्टेबिलिटी की तरफ आए या पॉलिसीज की, इकोनॉमिक पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन की तरफ आए? देखिए, पहले ये सोच लीजिए मईशत को इस्तेहकाम कहां से मिलेगा। मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा जब आप हम लोगों को काम करने देंगे, जब आप हम लोगों को मौका देंगे कि हम इन्वेस्ट करें। भाई हम पाकिस्तानी छाबी बनाना चाहता है, पाकिस्तानी छोटी छोटी कारोबार में इन्वेस्ट करना चाहता है, पाकिस्तानी कोई घर बनाना चाहता है, पाकिस्तानी कोई रियल एस्टेट बनाना चाहता है, पाकिस्तानी कोई कारखाने लगाना चाहता है। आप उसको लगा नहीं देते बिकॉज आपने सब चीज में एनओसी का निजाम लगाया हुआ है कि हर कोई काम करना है तो आपने एनओसी लेना सरकारी अफसर से। सरकारी अफसर एनओसी लेने से पहले पैसे मांगेगा, वो जरूर देता है, फिर एनओसी देने के बाद भी पैसे मांगेगा, फिर आपको आके तंग करेगा, पैसे मांगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें डीरेगुलेशन, जिसको हम कहते हैं डीरेगुलेशन, यानी कि आप लोगों को पूछना छोड़ दें। लोग कहें भाई काम करना है तो जाके करो, जो काम करना है करो, हमें कोई हम नहीं तुमसे कुछ पूछते, काम करके दिखाओ, कुछ एक्सपोर्ट करके दिखाओ, कुछ कर। वो तो हम करना नहीं चाहते, वो तो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिकॉज हम हर चीज को रोकते हैं। आपके मुल्क में तो बैंक अकाउंट खोलना भी बहुत मुश्किल है, मेरा बैंक अकाउंट बड़ी मुश्किल से खोलता है, मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बिल्कुल। तो फिर जब ये रुकावटें हैं तो कौन क्या काम करेगा। फिर आप कहते हैं नहीं जी देसी लोग ना काम करे, बाहर से हम ले आएंगे फॉरेन इन्वेस्टर आपका कोई भांजा भतीजा कोई चाचा तो नहीं लगता ना, वो यहां आएगा क्यों? क्योंकि उसने आपसे पैसे लेके जाने हैं और उसने ज्यादा पैसे लेके जाने, मुफ्त नहीं आएगा आपके पास, उसने जो आप लगाएंगे कारोबार उससे ज्यादा पैसे लेके जाने। तो हम फॉरेन इन्वेस्टर का ढोंग रचा देते हैं। तो सिंपल बात है, लोगों को काम करने दो। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात है, आपके मुल्क में जो घराने बनते हैं, आप जनाब लैंड वो क्या हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी बड़ा फजूल तरीका है काम करने का, जो शहर को फैलाई जाता है, फिर आपका पेट्रोल बढ़ता है, फिर आपकी पोल्यूशन बढ़ती है, और ये हम करते रहते हैं। हम 30 साल से लिख रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी बंद कर दो। हाउसिंग सोसाइटी 20-25 साल 30 साल में बनती है। एक तमाशा लगाया हुआ है, जो लोगों को चाहिए फ्लैट डाउनटाउन, वो फ्लैट मिलता नहीं है। फिर आप डाउनटाउन भी उठा के कहते नहीं जी यहाँ नहीं डाउनटाउन लगेगा, माल रोड लाहौर पे, डाउनटाउन लगेगा माल वो बाहर मॉडल टाउन के आगे। तो यार मतलब हमारी सोच का जो तरीका है वो ये है कि लीडरान सोचते हैं कि उनकी मर्जी से, अकबर बादशाह की तरह, जैसे सिंध के गवर्नर ने तो अकबरी घंटी भी लगा दी है, जहांगीर की घंटी। अब हमारा जो तौर तरीका है वो ये है कि हम एक प्रोसेस से पॉलिसी नहीं बनाना चाहते, हम एक तरीके से पॉलिसी बनाना चाहते। दूसरा, हम लोगों को समझाना नहीं चाहते कि भाई तुम्हारे फेवर में ये बातें हैं, हम वही टैक्स लगा दो, IMF की बात सुन लो। IMF के साथ मैं 30 साल काम करता हूँ, बिल्कुल IMF का एक रोल है, मैं नहीं कहता नहीं है, बट IMF का रोल ये नहीं है कि वो आपको पैरों पे खड़ा करे। वो आपको मल्लम पट्टी कर सकती है, पैरों पर आपको खुद खड़ा होना है। तो हम 24वां प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी 25वां करना पड़ेगा नवंबर में, जब इलेक्शन होगी, नहीं होगी तब भी करना पड़ेगा, उसके बाद 26वां भी करना पड़ेगा 3 साल के बाद। सर वैसे कब जान छुड़ा सकेंगे हम? ऐसा कोई आप टाइम देखते हैं इनफोर्सेबल फ्यूचर कि जब हम IMF के पास ना जा रहे हो? जब आप लोग काम करने को तैयार हो जाइए, जब आप लोग सुबह कहेंगे हमने 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करना है, बीच में नमाज की ब्रेक अगर करनी है तो अपने कमरे में ही करनी है, जरूरी नहीं कि 2 घंटे की करनी है। और जब हमने काम करना दिल लगा के करना, बीच में ये नहीं कि सेलफोन आ गया, जब मीटिंग करनी है तो सेलफोन नहीं चलेगा, जब मीटिंग करनी है तो टाइम पे चलेगी, जो प्रोसेस फॉलो करना है प्रोसेस चलेगी, VIP प्रोटोकॉल कोई नहीं होगा, सरकारी घर गाड़ियां कोई नहीं। जब ये आप स्टेप्स ले सकेंगे, जब आपके मिनिस्टर वैसे ही फिरेंगे जैसे आप और मैं फिर रहे हैं, जैसे बरतानिया में फिरते हैं, जैसे अमेरिका में फिरते हैं, तब तरक्की होगी। तरक्की का देखें, एक किताब लिखी है बड़ी मजेदार, बड़ी मकबूल हुई थी, व्हाई नेशंस फेल, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तरक्की का मतलब ये नहीं होता कि आप सड़कें बनाए, तरक्की का मतलब ये नहीं होता फ्लाईओवर्स बनाए, तरक्की का मतलब होता है आप काम तरीके से करें। जैसे पॉल रोमर, मेरा क्लास फेलो, नोबेल प्राइज विनर, कहता है पुअर कंट्रीज आर नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, दे आर शॉर्ट ऑफ आइडियाज। वी आर नॉट शॉर्ट ऑफ मनी, वी हैव नो आइडियाज, दैट्स द की।
राइट। बट नदीम साहब, लास्ट सवाल, तीन जो डेमोक्रेटिक आपने हुकूमतों का द्वार देखा, और ये गुज़िश्ता 15 माह तो 15-16 माह जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट रही, लेकिन आपने और कल असेंबली जब डिसॉल्व हो जाएगी तो ये पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? हाई इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ऑब्वियसली अवाम उससे मुतासर है, आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए जी, डेमोक्रेटिक अब जब कहती है मुझे समझ नहीं आती। डेमोक्रेसी में रोज बहस करता रहता हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इस मुल्क में कोई अपने कंस्ट्रेंट में रहना चाहता। जो मैग्ना कार्टा से लेकर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आ रही है कि भाई अगर मैं विकेट कीपर हूँ तो मैं विकेट कीपर रहूंगा, मैं फिर विकेट कीपर के साथ गोली नहीं बनना शुरू करूंगा। यहाँ तो हर प्राइम मिनिस्टर, हर मिनिस्टर, हर जज, हर जनरल, एवरीबडी वांट्स टू बी एवरीथिंग। एम्पायर, बॉलर, गोली, एवरीथिंग। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे डेमोक्रेसी का मतलब है कि अपनी पोजीशन में खेले और एक तरीके से काम करे और खुल के ओपनली बात करके काम करे। ये नहीं कि सीक्रेटली छोटी मोटी लॉज भी पास कर दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट वोटिंग once in every 5 years. Democracy is a big tradition that the world has evolved over the last 5,000 years, and we have to learn to respect it and understand it, and I'm afraid we haven't done it. It is just another way of gaining power. और वो गेनिंग पावर बच्चों की तरह लोग आ जाते हैं कि मुझे पावर दो, मैं लड़ूंगा, अगर नहीं पावर दोगे मैं तुम्हें गालियां दूंगा, बस वो हो जाता है। राइट। एंड इज इट राइट टू ब्लेम द प्रीवियस गवर्नमेंट? क्योंकि रवायती तौर पे तो नदीम साहब हर आने वाली हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमत के हवाले से कहती है कि जी हमने इनहेरिट किए तमाम कमजोरियां, वीकनेसेस, और सारा मलबा जो है उन पे डाल दिया जाता है। अभी पिछली हुकूमत में ही IMF की भी तमाम चीजें उन्हीं पर चार्ज डाल दिया गया। इज इट अ वाइज थिंग टू डू? देखिए जी, आइंस्टाइन ने कहा था कि डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स इज फुलिशनेस और इंसैनिटी। अब अनफॉर्चुनेटली हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बारी वही होता है, वो से कहते हैं हम उसका कसूर है। देखिए पिछली गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट का कसूर एक ही है, उन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रोटोकॉल भी नहीं छोड़ा बल्कि बढ़ा दिया, उन्होंने अपनी गाड़ियां घर भी नहीं छोड़ी, बढ़ा दिए, उन्होंने अपने फॉरेन ट्रिप्स भी नहीं छोड़े, उन्होंने कोई पॉलिसी पेपर्स नहीं बनाए, उन्होंने सारा लेंडर्स के पीछे पीछे फिरे। वर्ल्ड बैंक, ADB, ये वो कि हमें पैसे दे दो, साथ जो कहोगे हम कर देंगे, जो कहोगे कर देंगे, तो अपना घर भी बेच देंगे, गाड़ी भी बेच देंगे, बीवी भी बेच देंगे। ये वो निजाम चल रहा है। जिस दिन हम जागेंगे और सोचेंगे एज अ नेशन, मैं किसी एक हुकूमत को नहीं ब्लेम करता, आप और मैं भी, मैं दफ्तर जाता हूं, मैं देखता हूं कोई टाइम पे नहीं आने को तैयार, आधे से ज्यादा बंदे तो आते नहीं है। अगर मैं उनको जरा सा डांटूं या झगड़ूं उनके साथ, वो जनाब उठा के मुझे मेरे ऊपर 10 केस करते, 10 केस तो मेरे ऊपर हुए। तो क्या करे, जज साहब उनके केसों को ले लेते हैं, जज साहब कहते हैं इनको बहाल भी करो। तो जब नेशन का सारा आवा बिगड़ा हुआ है, स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं स्कॉलरशिप दो, मैं जब मुझसे पूछता हूं अच्छा तुम्हें स्कॉलरशिप दे देते हैं, पर तुम इस तरह करो, मेरे साथ काम करो, काम ऐसा मैं तुम्हें दूंगा जो तुम्हारी करियर बनाएगा, मैं तुम्हें रिसर्च असिस्टेंट रखूंगा, मैं तुम्हें टीचिंग असिस्टेंट रखूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाएं अगले की। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ के हवाले से बिल्कुल। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमें मुफ्त पैसा दो, हम काम नहीं करेंगे। सो एज अ नेशन हमें अपना एटीट्यूड बिल्कुल एक कोर्स करेक्शन की तरफ जाने की जरूरत है। नदीम साहब, लास्ट सवाल, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बड़ी ऑब्वियसली नाम और बड़ा कुछ जेरे गर्दिश है और जेरे बहस भी है। आपको क्या लगता है वैसे, आपके ओपिनियन में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, एंड अगरचे कि अब ये तासुर दिया जा रहा है इलेक्शंस माइट बी डिलेड, तो एक लंबे एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए आता है विच विल बी अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री, पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना किसे चाहिए? आइडियली एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट को होना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि सबसे बड़ी फॉली थी हमने केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी। केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। हफ्ते 2 हफ्ते में इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के लिए हमें सारा वक्त तैयार होना चाहिए। 3-4 महीने का तमाशा लगाने की जरूरत है। बरतानिया में 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में हो जाती है, तो हमें भी हर वक्त तैयार होना चाहिए। केयर टेकर गवर्नमेंट, इतने सारे जो हम खर्चे बर्दाश्त करते हैं, ये खर्चे भी तो कुछ आफ्टर ऑल देखे ना, केयर टेकर गवर्नमेंट में 20, 25, 30 मिनिस्टर लग जाएंगे, बल्कि 40 मिनिस्टर लग जाएंगे। और भाई फॉर एग्जांपल पंजाब में IT स्पोर्ट्स का भी केयर टेकर मिनिस्टर लगाओ, स्पोर्ट्स में क्यों जरूरत है केयर टेकर मिनिस्टर लगाने की? तो हमें सोचना चाहिए केयर टेकर मिनिस्टर करते हैं क्या और क्यों लगते हैं। फिर वो आके अगर वो सोचेंगे अपनी मनमानी करेंगे तो फिर आप मुझे कहेंगे डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी कहाँ की जब केयर टेकर मिनिस्टर आके। तो हम देखें ना, अपनी हर चीज में कॉन्ट्रडिक्शन रखते हैं, कभी हम खुल के बात नहीं करते एक दूसरे से। तो इट्स अ बिग फॉली जो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी। हम खुल के बात करें एक दूसरे से। अगर हम भाई बहन हैं, अगर हम इकट्ठे बैठने को तैयार हैं, हम शहरी हैं, हम
कमिटेड सिटीजन है, तो लेट्स ऑल बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, लेट्स टॉक अबाउट इट। मुझे तो लगता है वी आर नेवर गोइंग टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये। बदकिस्मती की बात है कि वाकई में आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ निशानदेही की। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नक साहब, आपने वक्त दिया।